गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जैसा कि मैंने कहा था कि ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे ह्यूमंस में। ह्यूमंस यानी कि एनिमल्स। एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है सब्सटेंसेस को एक से दूसरी जगह ले जाना, और इसी चीज को हम सर्कुलेशन भी कहते हैं। यहाँ हम किसको पढ़ेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ने वाले। सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए हमारी बॉडी में दो फ्लूइड्स होते हैं। फ्लूइड का मतलब क्या होता है? तो फ्लो करे वो फ्लूइड। तो बॉडी में हमारे दो फ्लूइड है, एक तो है ब्लड और दूसरा है लिम्फ। ठीक है, इनमें से ब्लड होता है रेड कलर का और लिम्फ कैसा होता है? पेल येलो कलर का। ठीक है, अब दोनों अपने अपने सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लो करते हैं। जैसे ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है, जिसे वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में फ्लो करता है। लिम्फेटिक वेसल्स में फ्लो करता है लिम्फ। ठीक है, तो ये दो अलग अलग तरह के हमारे फ्लूइड्स हैं। अब पहले देखते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के तीन कंपोनेंट्स हैं। एक तो है ब्लड, जो कि एक तरह का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स, इसमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज आती हैं। और तीसरा होता है एक मस्कुलर ऑर्गन जिसको पंप करता है, जिसको हार्ट कहते हैं। वेसल्स के तीन टाइप्स हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब सबसे पहला इसमें क्या है? ब्लड। ब्लड के बारे में देखते हैं। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, और इसके अंदर जो सेल्स हैं वो सेल्स कितने तरह के हैं? एक तो है रेड ब्लड सेल, एक है व्हाइट ब्लड सेल, एक है प्लेटलेट्स, और इसके बाद है प्लाज्मा, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहलाता है, या मैट्रिक्स इसे कहते हैं। मैट्रिक्स का मतलब है वो चीज जिसके अंदर बाकी सब चीजें हों, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट प्लाज्मा के अंदर होती है। इनमें से हर एक का अपना अलग अलग फंक्शन है। जैसे आरबीसी का फंक्शन गैसियस ट्रांसपोर्ट करना है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन प्रोटेक्टिव है, यानी कि ये हमारी इम्यूनिटी का कंपोनेंट है। और प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है? इनका है क्लॉटिंग करना। ठीक है, और फिर आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट है ब्लड का, जिसमें कि क्या क्या पाए जाते हैं? क्लॉटिंग प्रोटीन्स और नॉन क्लॉटिंग प्रोटीन्स, दोनों तरह के प्रोटीन्स इसमें पाए जाएंगे। इसके अलावा मिनरल्स, वाटर्स, हार्मोन्स, ये सब इसके अंदर पाए जाएंगे। तो एक बार देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इसके अंदर पाए जाते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स, मिनरल सॉल्ट्स, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट मटेरियल जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वेस्ट मटेरियल भी होते हैं जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज और गैसेस, ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स की हमने अभी अभी बात की कि आरबीसी जो होते हैं ये ह्यूमन बींग्स के ब्लड में पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाने वाले सेल्स होते हैं। इनकी जो संख्या है वो लिखी है इन्होंने 5 to 5.5 मिलियन पर ml, यानी 1 ml में 5 से 5.5 मिलियन आरबीसीज पाए जाते हैं। और इनमें एक पिगमेंट होता है जो कि हीमोग्लोबिन कहलाता है, जिसकी वजह से आरबीसीज का कलर होता है रेड। ठीक है, तो इनका फंक्शन क्या हुआ? गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना। और ल्यूकोसाइट्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन प्रोटेक्टिव है। प्रोटेक्टिव यानी कि बाहर से आने वाले जो पैथोजेंस हैं या फिर अटैक करने वाले पैरासाइट्स हैं, उनको ये काउंटर करने का काम करते हैं। और ब्लड प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है? क्लॉटिंग में हेल्प करना। तो ये थे ब्लड के कंपोनेंट्स और उनके फंक्शंस। और ब्लड के जो फंक्शंस हैं उनको एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं। पहला इन्होंने लिखा है कि ये गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है आरबीसी, क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं प्लेटलेट्स, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है अलग अलग सब्सटेंस की जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड्स। ठीक है, गैसेस जैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना, एक्सक्रीटरी मटेरियल जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड का ट्रांसपोर्ट करना, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना, ये सब इनके फंक्शन है। बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना भी इसका फंक्शन है। अब आती है बात ब्लड वेसल्स की।
ब्लड वेसल्स 3 टाइप की है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, और इनकी जो थिकनेस है वो अलग अलग है। जैसे जो आर्टरी है, इनकी थिकनेस यानी कि इनकी जो वॉल होती है वो ज्यादा थिक होती है, और जो वेन्स होती है वो होती है थिन वॉल। ठीक है, थिन वॉल वेन के केस में, और थिक वॉल आर्टरी के केस में। ये जो वॉल्स होती है इनकी, ये बनी होती है मस्कुलर टिश्यू की, और इस वजह से क्या है कि आर्टरीज के अंदर थिक वॉल है यानी कि ज्यादा मसल है, तो उसके अंदर ब्लड कैसा होता है, प्रेशर से फ्लो करता है। उसके अंदर ब्लड प्रेशर से फ्लो करना इसीलिए जरूरी है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड के फ्लो होता है आर्टरी के अंदर, यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड, ताकि वो बॉडी के हर एक इंडिविजुअल टिश्यू या ऑर्गन तक जल्दी से पहुंच सके, उचित मात्रा में पहुंच सके। जबकि वेन्स जो है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, वो पैसिवली फ्लो करे या बिना प्रेशर के फ्लो करे तो भी काम कर सकता है। ये इसकी सिग्निफिकेंस बताई मैंने। और जो वेन्स होती है इसमें एक डिफरेंस और होता है कि इसमें प्रेजेंट होती है वाल्व्स, VALVES। वाल्व्स क्या होती है? वाल्व्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रेगुलेट करते हैं। जैसे हमारे घर में दरवाजे खिड़कियां होते हैं, वो एक डायरेक्शन में खुलते हैं, दूसरे डायरेक्शन में नहीं खुलते। उसी तरह से वाल्व्स जो प्रेजेंट होती है वेन्स के अंदर, ये ब्लड के फ्लो को एक ही डायरेक्शन में रेगुलेट करने का काम करती है। ठीक है, ये आर्टरीज और वेन्स के कुछ बेसिक कैरेक्टर्स और डिफरेंसेस हो गए। अब कैपिलरीज क्या होती है? कैपिलरीज ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जिसका ल्यूमेन साइज बहुत ही कम होता है, यानी कि वो बहुत ही पतली होती है, और प्रेजेंट कहाँ होती है? हमारी बॉडी के टिश्यूज और ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है। फंक्शन है इनका उन सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स को ज़्यादा से ज़्यादा इनर्वेट करना, इनर्वेट करने के बाद डिफ्यूजन करने में हेल्प करना सब्सटेंसेस, ये उनका फंक्शन है। ठीक है, ये आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज के कुछ कैरेक्टर्स हो गए। और दूसरी बात यह है कि कैपिलरीज का एक फंक्शन ये भी है कि इन्हीं की वजह से एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं डायपेडेसिस। डायपेडेसिस क्या होता है? डायपेडेसिस, डायपेडेसिस का मतलब वो प्रोसेस है जिसमें कि ब्लड वेसल्स में से WBC यानी कि ल्यूकोसाइट्स निकल के बाहर आ जाएं टिश्यू में, और वहां आकर वो क्या करें, पैथोजेंस को टारगेट करने की कोशिश करें। ठीक है, उस प्रोसेस को कहते हैं डायपेडेसिस। अब इसके बाद अगला जो स्ट्रक्चर है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, उसका नाम है हार्ट। हार्ट को देख लेते हैं। हार्ट के केस में याद रखने वाली बात यह है कि उसमें कौन सी ब्लड वेसल से कौन सा ब्लड फ्लो होता है। अलग अलग जो फाइलम के ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें अलग अलग तरह का हार्ट पाया जाता है। हार्ट की डेफिनेशन ये है कि ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है मेसोडर्मल ओरिजिन का, जिसका फंक्शन है ब्लड को पंप करना। अब अलग अलग फाइलम के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह का हार्ट है। इस बात का ये मतलब हुआ कि उसमें चैम्बर्स की संख्या अलग अलग है। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें कि 2 चैम्बर होते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल, एक ऊपर एक नीचे। एट्रियम जिसको ऑरिकल भी कहते हैं, नीचे वाला वेंट्रिकल। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें कि ऊपर वाला जो चैम्बर है वो तो 2 पार्ट में हो गया, यानी कि लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, लेकिन वेंट्रिकल एक ही है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं कि उनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है। लेकिन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि इसमें 4 चैम्बर का हार्ट होता है। इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल भी होता है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इसकी यह सिग्निफिकेंस है इससे ब्लड 2 बार ट्रेवल करता है, यानी कि अगर हम इसको लेफ्ट साइड करें तो ये लेफ्ट ऑरिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये राइट ऑरिकल हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया। लेफ्ट साइड से जो ब्लड ट्रेवल करता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड,
और राइट साइड से जो ब्लड फ्लो करता है उसको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन की रिलेटिव कंसंट्रेशन कितनी है। ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन रिच, डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन डिप्लीटेड, कि उसकी ऑक्सीजन यूज हो गई इसीलिए वो डीऑक्सीजनेटेड कहलाएगा। अब देखो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और ये ब्लड जाता कहाँ है, ऑक्सीजनेटेड, जाहिर सी बात है कि हमारी बॉडी के टिश्यूज तक जाएगा, टिश्यूज और ऑर्गन्स तक जाएगा। तो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आगे ले जाने का काम जो ब्लड वेसल करती है उसको कहते हैं एओर्टा, AORTA। ये मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा कहाँ से, ये आएगा लंग से, क्योंकि लंग में ही ऑक्सीजन ब्लड में एनरिच की जाती है। तो ये आ रहा है लंग्स से, फ्रॉम लंग्स, ठीक है, इस ब्लड वेसल्स के माध्यम से। और ये एओर्टा से कहाँ जा रहा है, टू टिश्यूज या फिर ऑर्गन्स। और लंग से कौन सी ब्लड वेसल से आया, पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये हमारे हार्ट का लेफ्ट साइड का सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने बताया। और राइट साइड का देखते हैं। राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। इसका मतलब कि उस जगह से आ रहा होगा जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन की कमी होती है टिश्यूज में, ठीक है। तो टिश्यूज से ब्लड फिर आगे कहाँ जाएगा, देखो ये वाला जो सर्कुलेटरी पाथवे है वो ऐसे है कि टिश्यूज में जब ऑक्सीजन यूज हो जाएगी वो फिर कहाँ आएगा, वो इस साइड आएगा, ठीक है। इसको लेके आने वाली ब्लड वेसल को क्या कहते हैं, वीना कावा। दो तरह की होती है, सुपीरियर और इंफीरियर, ठीक है। सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा। सुपीरियर मानी कि बॉडी के हायर पार्ट से और इंफीरियर मानी कि बॉडी के लोअर पार्ट से। टिश्यूज और ऑर्गन्स जो कि अपर और लोअर बॉडी पार्ट्स में है, उनसे ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड को लेके आती है वीना कावा, राइट एट्रियम में एंटर करती है, फिर ब्लड राइट वेंट्रिकल में एंटर करता है और उसके बाद वो फिर निकल जाता है किसकी तरफ। अब ये ब्लड किसकी तरफ जाएगा, ये जाएगा लंग की तरफ, है ना, ऐसे करके ये जाएगा लंग की तरफ। तो ये ब्लड वेसल कौन सी हुई, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ब्लड का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसमें तुम देखो कि ब्लड क्या करता है कि दो बार ट्रेवल करता है, एक बार ऑक्सीजनेटेड के रूप में और एक बार डीऑक्सीजनेटेड के रूप में। इसीलिए इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। ब्लड दो बार ट्रेवल करता है इसीलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब डबल सर्कुलेशन किस तरह से, देखो इस तरह से कि ब्लड सपोज करो लेफ्ट एट्रियम में तो लेफ्ट वेंट्रिकल में, टिश्यूज और ऑर्गन्स में, इसके बाद इधर से फ्लो करके वो किधर आएगा, राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, फिर इधर से फ्लो करके वो किधर जाएगा, लंग में, ना लंग यानी कि एल्वियोलाई के पास, फिर इधर से आके फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। तो दो बार सर्कुलेट करने की वजह से ये टर्म दी जाती है। एक और टर्म इंसानों के सर्कुलेशन को देते हैं, वो है पल्मोनरी रेस्पिरेशन या पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी एक एडजेक्टिव है और ये यूज होता है रिलेटेड टू लंग्स, ठीक है। वो सर्कुलेशन या फिर वो ट्रांसपोर्टेशन जिसमें लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। अब ये देखो ये वाले सर्कुलेशन में लंग्स इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन भी कहते हैं या पल्मोनरी ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं। ह्यूमन हार्ट की एक और इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इसमें लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है वाल्व, ठीक है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है वाल्व, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे जब ब्लड फ्लो करता है तो भी एक वाल्व प्रेजेंट होती है और राइट वेंट्रिकल से आगे जब ब्लड फ्लो करता है तो भी एक वाल्व प्रेजेंट होती है। इन वाल्व का क्या सिग्निफिकेंस है, देखो इन वाल्व का ये सिग्निफिकेंस है कि जब एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आए तो वो वापस से एट्रियम में ना पहुंचे,
देखो अब इसको ध्यान से देखना, एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी कि सिकुड़ेगा तो सारा ब्लड कहाँ पहुंच जाएगा, वेंट्रिकल में, ठीक है। अब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड वापस से एट्रियम में ना पहुंच जाए, इसके लिए यहाँ पर वाल्व का होना जरूरी है, क्योंकि ये वाल्व क्या होती है, एक ही डायरेक्शन में खुलती है, उस डायरेक्शन में जब ब्लड जाने की कोशिश करेगा तो वो बंद हो जाएगी, ठीक है। अब ये ब्लड जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी सिकुड़ेगा तो ये ब्लड क्या होगा, ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा, ऐसे यहाँ पे कर जाएगा, और जैसे ही ब्लड सारा इधर पहुंच जाएगा वो क्या करेगा, अगर वो पीछे आने की कोशिश करता है तो ये वाल्व उसे वेंट्रिकल में एंटर करने से रोक देगी। तो ये वाल्व का सिग्निफिकेंस होता है कि वो ब्लड के यूनिडायरेक्शनल फ्लो को कंट्रोल करती है। अब राइट साइड की जो वाल्व होती है, राइट साइड की जो वाल्व होती है उसको कहते हैं ट्राइकस्पिड, और लेफ्ट साइड की जो वाल्व होती है उसको कहते हैं बाइकस्पिड। कस्पिड का मतलब क्या हुआ कि उसमें पट कितने, दो पट अगर हैं यानी कि दो अगर उसके डोर्स हैं तो उसको कहते हैं बाइकस्पिड, और तीन अगर डोर्स हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ट्राइकस्पिड, ठीक है। अब हार्ट क्या करता है, हार्ट के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, दो एट्रियम है और दो वेंट्रिकल्स हैं, इनकी क्या कंडीशन है, इनकी कंडीशन ये कि ये एक बार सिकुड़ते हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक बार फैलते हैं यानी कि रिलैक्स करते हैं। तो ये जो कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रक्रिया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो ये कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हार्ट की साइकिल, साइकिल यानी कि कार्डियक साइकिल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया को कहते हैं सिस्टोल और रिलैक्सेशन की प्रक्रिया को कहते हैं डायस्टोल, ठीक है। तो हार्ट में की जो साइकिल है उसमें क्या है, सिस्टोल डायस्टोल की जो प्रक्रिया है ये लगातार चलती रहती है। हमारी बॉडी का जो सर्कुलेशन है ये दो तरह का है, एक बार सर्कुलेशन जब लंग में होता है उसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक बार जब वो टिश्यू में जाता है उसको कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये वाला क्या हुआ, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और ये जो पल्मोनरी सर्कुलेशन बताया था वो लंग के पास जब जाता है ब्लड उसको कहते हैं। देखो तुमने दो तरह के जानवर सुने होंगे कि एक तो होते हैं जिनको हम वार्म ब्लडेड कहते हैं और एक वो होते हैं जिनको हम कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। तो ऐसे जानवर जिसमें कि लंग के साथ सर्कुलेशन होता है वो कैसे होते हैं, वो होते हैं वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड का मतलब ये होता है कि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, जो रेगुलेट नहीं कर सकते उनको क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब बात आती है, एक और टॉपिक दिया है तुम्हारे बुक में, उसका नाम है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर हमारे हार्ट की पोजीशन हमारे दोनों लंग्स के बीच में है, हमारी थोरेकिक कैविटी में। थोरेकिक कैविटी यानी कि जो एब्डोमेन के ऊपर कैविटी उसको थोरेकिक कैविटी कहते हैं। और हार्ट का साइज कितना होता है, लगभग हमारी फिस्ट के बराबर। तो वेंट्रिकल्स यानी कि नीचे वाले चैम्बर्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब वो जितने प्रेशर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। उसका कारण यह है कि वेंट्रिकल्स जो होते हैं, वेंट्रिकल्स यानी कि नीचे वाले चैम्बर, इनकी जो वॉल होती है दीवार, उसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा होती है, जिस वजह से वो ज़्यादा प्रेशर जनरेट करती है ताकि बॉडी के डिस्टेंट पार्ट्स और टिश्यूज तक क्या पहुंच जाए, ऑक्सीजन पहुंच जाए, ब्लड पहुंच जाए, है ना। तो इनके कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रेशर होता है जिसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, है ना, उससे जो प्रेशर जनरेट होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको ही कहेंगे हमारा ब्लड प्रेशर।
और ब्लड प्रेशर को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसको क्या कहेंगे? मैनोमीटर। ठीक है, इसको अगर ऐसे ब्रेक करके पढ़ेंगे या याद करेंगे तो इसकी स्पेलिंग आराम से याद हो जाएगी और बोलना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, SPHYG स्पेलिंग, MO MANO मैनो और मीटर, तो स्पिग्मो मैनोमीटर हो गया। और कौन सी यूनिट में ब्लड प्रेशर को नापा जाता है? वो है मिलीमीटर ऑफ Hg, यानी कि मरकरी कॉलम कितने मिलीमीटर चढ़ा उसको उस यूनिट में नापा जाता है। इसको नापने का एक कारण ये है कि सपोज करो कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में अगर हम मरकरी रखें और ये हमने रख दिया है इन्वर्टेड मेजरिंग सिलेंडर, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर इस मरकरी के ऊपर पड़ेगा और ये मरकरी इस मेजरिंग सिलेंडर में इस डायरेक्शन में ऊपर मूव करेगा। तो कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये इस डायरेक्शन में कितना मिलीमीटर ऊपर जाता है ना, उसको मिलीमीटर में नापा जाता है। जैसे एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो उससे कितना mm ऊपर जाएगा? 760 mm है शायद। तो उसी तरह से हमारी बॉडी में भी ब्लड प्रेशर को नापने के लिए मरकरी के कॉलम का यूनिट लिया गया। ठीक है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो होता है जबकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, और डायस्टोलिक प्रेशर वो होता है जबकि वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तब प्रेशर ज़्यादा होगा, तो तब प्रेशर जो होता है वो होता है 120 mmHg। ठीक है, और जब वो रिलैक्स करते हैं तब प्रेशर होता है 80 mmHg, है ना। तो ये दो तरह का प्रेशर हो गया, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। इसमें ये लिखा है ब्लड प्रेशर एज के साथ इंक्रीज होता है क्योंकि जो आर्टरी की वॉल्स होती हैं वो कैसी हो जाती है? रिजिड हो जाती हैं, कम इलास्टिक हो जाती है। तो इस वजह से फिर क्या होता है, एक ब्लड प्रेशर राइज होने का फिनोमेना होता है, इसको कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। आगे है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम में जैसे ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसी तरह से लिम्फ जिसमें फ्लो होता है उसको क्या कहते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम। अच्छा, लिम्फ कैसा फ्लूइड है? लिम्फ एक ऐसा फ्लूइड है जिसमें कि जब ब्लड इंटरसेलुलर स्पेस में जाता है टिश्यूज के अंदर, तब उसमें आरबीसी जो होता है, तो उसका भी ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो है और यहाँ पर टिश्यूज यानी कि सेल्स प्रेजेंट। सपोज करो कि इस ब्लड वेसल की वॉल को क्रॉस करके कुछ फ्लूइड इधर आ जाएगी टिश्यू स्पेस में। अब इस वॉल को क्रॉस करने की क्षमता आरबीसी में तो नहीं है, ठीक है, तो आरबीसी जो होते हैं वो वहीं रह जाते हैं। यहाँ पर क्रॉस करने पर जो फ्लूइड आता है उसको कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। इस टिश्यू फ्लूइड को ही लिम्फ कहा जाता है। और क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं होते तो इसका कलर होता है पेल येलो या स्लाइटली येलोइश ब्लू। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं? इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स यानी कि एंटीबॉडीज या क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। लिम्फेटिक कैपिलरी जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं उनको लेक्टिन्स कहा जाता है। इनका काम फैट को एब्जॉर्ब करना, फैट एब्जॉर्प्शन। लेक्टिन्स किसका नाम हुआ? ऐसी लिम्फेटिक वेसल्स का जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, उनका काम फैट को एब्जॉर्ब करना होता है। ठीक है, ये तो हुई इनकी
लिम्फेटिक वेसल्स की बात। अब आती है बात लिम्फ नोड्स क्या होते हैं। लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक वेसल्स जहाँ जहाँ एक दूसरे के साथ जंक्शंस बनाती हैं, ठीक है, या फिर ग्रुप्स बनाती है लिम्फेटिक टिश्यू के, उनको लिम्फ नोड्स कहा जाता है। यानी ये वो साइट्स होती हैं जहाँ पर वाइट ब्लड सेल की कंसेंट्रेशन बॉडी के नॉर्मल जो टिश्यूज है उनसे ज़्यादा होती है, तो इसीलिए लिम्फ नोड्स जो होते हैं यहाँ पर आरबीसी की तुलना में डब्ल्यूबीसी की संख्या ज़्यादा होती है। अगर इन्फेक्शन होता है तो लिम्फ नोड्स ही सबसे पहले उस बात का इंडिकेशन देते हैं कैसे स्वेल होगा, है ना। तो इस तरह से, और ज़्यादा मात्रा में ये क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं बाहर से आने वाले पैथोजेंस को और एंटीजेंस को। तो लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फ की एक बार फंक्शंस देख लेते हैं। ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फैट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये एक तो इसका फंक्शन ये हो गया किसका, लिम्फ का। दूसरा ये लिम्फ, इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं, यानी कि एक स्पेशल टाइप के WBC, जिनका फंक्शन क्या है कि वो फॉरेन बॉडीज या फिर जर्म्स को किल करेंगे। इसके अलावा वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में यानी एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है लिम्फ। ये लिम्फ के फंक्शन मैं बता रहा हूँ, और लिम्फ फ्लो करता है लिम्फेटिक सिस्टम में, इसीलिए लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन भी यही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन प्लांट्स में और एनिमल्स में। थैंक यू।